कि जो ये पेरेंटिंग वर्कशॉप है इसमें आप सभी का स्वागत है। परवरिश नाम रखा था हमने, इसका नाम रखने की जरूरत नहीं है, परवरिश ही नाम रखा हुआ है हमारे पूर्वजों ने। लैंग्वेज जब बनी होगी तब से कुछ इसका चला होगा। तो कुछ लोग यहाँ से हैं, कुछ लोग बाहर से हैं। हम लोग काफ़ी दिन से, मतलब मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अभी वो आएंगे, थोड़ी हमारी शांति भी तब भंग होने वाली। बहुत शैतान बच्चे हैं, 2 साल की हैं वो दोनों। पर इसको देख के मुझे लगा कि चलो, मतलब इसको और उस छोटे बच्चे को देख के कि ये चारों इंगेज होने वाले हैं और मेरी भाभियाँ सुन पाएंगी। तो हमारे घर में भी काफ़ी सालों बाद बच्चे आए, लगभग 35 ईयर्स बाद। जो आखिरी बच्चा था उसके बाद 35 साल बाद 2 बच्चे आए हैं। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चों के लिए और उसके लिए, लेकिन अभी जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यही सही डायरेक्शन है क्या इनको बड़ा करने का। और इस एज में जिसमें हम हैं तो हम ऐसा देख पाते हैं कि हमारे अंदर ये जो इंस्टिंक्ट है, ये जो प्रेजुडिस है, ये जो अजम्पशन है, ये मेरे फादर के अंदर भी है या उनके दादा के पास भी थी, मेरी मदर के अंदर भी है, और हम उसको उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो सही है गलत है उसका कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत स्पष्टता से दिखता था कि जैसे हम आज हैं उसका रिजल्ट, हमारा बचपन का रिजल्ट हम आज हैं। जैसा हमें बचपन में बड़ा किया गया, जो मान्यताएं हमारे अंदर ट्रांसफ़र की गई, जैसे चीज़ें बताई गई, वैसे वैसे हम होते गए। तो अभी अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि ये चीज़ शायद ऐसे नहीं, ऐसे होती, ऐसे होती। तो अब वो सही तो पता चल रहा है कि ये सही है, लेकिन इतने वर्षों का जो अभ्यास है उसको उसी तरह से करते आए हैं, उन चीज़ों को हमने वैसा ही मान लिया है, तो उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है। तो कम से कम मुझे ये समझ में आया कि मेरे अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें तो हम सही ट्रांसफ़र कर पाए। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें फिर से वही मान्यताओं वाली बात आती है कि क्या यही सही है, क्या जो मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे के लिए ये सही है ना, तो क्या वही सही है क्या। तो मुझे लगा कि सब लोग बैठ के इससे बात करें कि सही क्या है, क्योंकि मेरी मान्यताएं अलग है, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, किसी और की मान्यताएं अलग हो सकती हैं। जो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न है वो सोच रहा है कि यार अब नौकरी नहीं करानी, उसको तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं करना है ना, खेती कर ले, है ना। और जो बेचारा गांव में किसान बैठा हुआ है उसको लगता है कि इसकी नौकरी लग जाए, भले चपरासी बन जाए, वही वो उसकी पेरेंटिंग सबसे फलीभूत तब होगी जब उसकी नौकरी लग जाएगी, है ना। तो ये जो अलग अलग क्लासेस की मान्यताएं हैं, अलग वर्गों की मान्यताएं, तो एग्जैक्टली हम बच्चे से चाहते क्या है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और टीनेज में पहुंचते ही ऐसा लगता है कि ये हमारा बच्चा ही नहीं है, ना तो वो आपसे बात करना चाहता है और आपको टोटली इग्नोर करता रहता है। तो ये बहुत पीड़ा है जो मिड लाइफ में चल रही है। जो माएँ 45 की हैं, 50 की हैं, उनके बच्चे 16, 17, 18 के हैं, तो ये बहुत कॉमनली निकल के आता है कि फ़ोन ही नहीं करता है, हम ही फ़ोन करते हैं, है ना। तब वो बोल देता है कि हाँ खा लिया खाना, पर उसके आगे कोई बात नहीं है। एक ही बात होती है, खाना खा लिया क्या और क्या खाया। इसके बियॉन्ड माँ और बच्चे में, बेटी में कोई बात नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, तो ऐसा हम क्या करते हैं उसके साथ 10-12 साल, उसके ऊपर आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तन मन धन, फिर बहुत सारा धन लगा के आपने उसको कहीं पढ़ाने भेज दिया, और उसके बाद पता लगता है कि वो बात ही नहीं करना चाहता है आपसे, मतलब वो इग्नोर करता रहता है। उसको पैसे चाहिए तो वो आपको कॉल कर लेगा, है ना। उसके बाद वो मस्त हो जाता है, फिर आप उसको चेस करते हो, कहाँ है, तूने खाना खा लिया ना, रात को कितने बजे आ गया था या आ गई थी, ये सब चल रहा है ना। तो ये सारी बातें मुझे लगा कि अगर आज मेरी बच्चियाँ मतलब मेरी नीस हैं दोनों, वो 2 साल की हैं, तो इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम शायद वो गलतियाँ ना करें। तो हम लोग आगे, अच्छा इसमें केवल बच्चों के साथ हम क्या करें वो नहीं है, हम हमारे साथ क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो इशू है कि हम वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं उसे, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो हमारी ग्रोथ क्या हो, किस डायरेक्शन में हो कि वो बच्चे तक जाए और वो बॉन्डिंग बनी रहे और टिल लाइफ बनी रहे। तो जिसको हम संस्कार कहते हैं, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ संस्कार हो जाता है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है, तो वो उतनी अंडरस्टैंडिंग ले पाता है, वो भी पूरा नहीं देख पाता है, पूरा समझ नहीं पाता है। तो आज से 2 साल पहले भीलवाड़ा में मैं एक वर्कशॉप हम लोगों ने करी थी, एजुकेशन पे थी। मैं हालांकि 5-6 दिन ही थी। तो उसमें जो वर्कशॉप लेने वाले थे वो कनाडा से आए थे, महेंद्र और उनकी वाइफ है नियोमी, वो वहीं की हैं, कनाडा की हैं नियोमी
स्वामी जी, उनकी वर्कशॉप थी, वो हम लोग अटेंड कर रहे थे। तो वहाँ राजेश भैया एज अ पार्टिसिपेंट आए हुए थे। तो रात को एक बार इनसे ऐसे ही शाम को कुछ ऐसे बात हुई और काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे इनसे बात करने में। तो बाद में ऐसा हुआ कि डेली शाम को पैरेलल सेशन चल रहा था। मतलब हम 4-5 लोग और राजेश भैया बैठते थे शाम को 7 बजे खाना खा के, और वो 11 बजे तक चल रहा है, 12 बजे तक चल रहा है। पहला दिन तो ऐसे ही चला, फिर अगले दिन हमने डिसाइड किया कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम ऐसे फ़ोन बीच में रखते थे और हम लोग रिकॉर्ड करते थे। फिर जब हम अलग अलग हुए तो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो रिकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा MBs में हो गई है, GBs में हो गई, तो ट्रांसफ़र कैसे करें। फिर भैया ने, शैलेंद्र भैया वहाँ थे, तो बोले तुम टेलीग्राम डाउनलोड करो, तुम्हें टेलीग्राम से भेजता हूँ वो रिकॉर्डिंग। तो उसमें हमें बहुत ही इंटरेस्ट आया था। मुझे उस वर्कशॉप में मतलब स्पेशली राजेश भैया से जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस थे। वो 3-4 दिन के, हम लोग 3-4 दिन के वो सेशंस थे। तो फिर अभी जैसे मैं मेरे घर में बच्चे देख ही रही थी, तो मुझे लगा कि ये इस तरह की एक वर्कशॉप है, भैया के साथ बात करने की ज़रूरत है। हम सबको, मेरी फैमिली को बैठने की ज़रूरत है भैया के साथ। तो ऐसा मैं सोच रही थी, इनसे बात भी करेंगे। फिर मुझे लगा कि हम 4 लोग क्यों बैठे हैं, 40 लोग भी बैठ सकते हैं, तो और विचार आएंगे और आइडियाज़ आएंगे, तो सब लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये वर्कशॉप प्लान हो गई। हमारी भी छुट्टियाँ थी 3-4 दिन एक साथ। तो 2 महीने पहले इनसे भैया से बात हुई, तो इनका भी ये शेड्यूल निकल के आ गया, मतलब फ्री थे ये, तो इसको अनाउंस कर दिया। अभी हालांकि पिछला एक हफ्ता मेरा बहुत ही ऐसा, मतलब आप आश्चर्य करोगे, हम जितने लोग जिसको हम वॉलंटियर बोल रहे हैं, हम लोग सभी हैं अभी यहाँ पे, हमने एक भी मीटिंग नहीं की है। मंजूश्री जी जानती हैं, मतलब हम लोग एक जगह बैठ के बात नहीं कर पाए हैं। 5-7 लोग की बैठ के हम डिस्कस कर लें कि भाई करना क्या है। मतलब काम सारे हो रहे हैं, सब फोन पे हो रहे हैं कि ये, मतलब आपस में फोन पे डिस्कस कर लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया, और काम सारे हो गए, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो फिर बाकी लोग भी बैठे नहीं। तो एक भी दिन हम ऐसे रोलर कोस्टर की तरह मेरे ये 5-7 दिन निकले। फिर भी काफ़ी अच्छे से आप सब लोग आ गए। जो बाहर से आए हैं उनका यहाँ पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक अभी इस तरह का परिचय का राउंड कर लेंगे, ताकि सभी लोग अपना अपना एक दूसरे से भी परिचित हो जाएं, सबको अपने अपने नाम भी याद हो जाएं। और आप लोग, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, ये बहुत इनफॉर्मल सेटअप रखा होगा। आपने इसका डिज़ाइन भी देखा होगा कि ये हम लोग कोई सेमिनार नहीं कर रहे हैं ना, एकदम इनफॉर्मल रखा है, अनौपचारिक रखा है। अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, आप जैसे आप हो तो आप नए हो, लेकिन मैं स्पेशली ये इसलिए बोल रही हूँ कि हम सब इस परवरिश वाले मुद्दे पे किसी न किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, है ना। अच्छा, जो बच्चे बैठे हैं वो भी, उनको भी बहुत शिकायतें हैं अपने मम्मी पापा से, है ना। तो हम सब लोग खुल के बात करें यहाँ पे। आप आराम से खुल के शेयरिंग, जितनी खुल के शेयरिंग आएगी उतना खुल के उसका समाधान भी आएगा। तो आराम से खुल के आप बात कर पाएँ, खुल के आप सब लोगों को बोल पाएँ, है ना। तो इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। तो राजेश भैया का परिचय, छोटा सा परिचय मैं दे देती हूँ। तो राजेश बहुगुणा जी हैं, ऋषिकेश के हैं, और इन्होंने ऋषिकेश में एक मसूरी में, है ना, सिद्ध करके सोसाइटी फॉर डेवलपिंग हिमालयाज, है ना, करके एक संस्था है। पवन गुप्ता जी एक बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, वो चलाते थे उसको। और किसी टाइम पे तो वहाँ पे बहुत ही फॉरेन के इंटर्न्स भी रहते थे, और एक ऑल्टरनेटिव स्कूल भी चलता था वहाँ पे। अभी थोड़ा सा ये लोग सारे जो वहाँ के टीचर्स थे वो अलग अलग हो गए, तो उस संस्था का इतना बड़ा नाम नहीं जितना आज से 10-15 साल पहले नाम था। तो राजेश भैया ने वहाँ उस स्कूल में बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाया हुआ है, और उसके बाद अभी एजुकेशन में ही कंसल्टेंसी करते हैं, अलग अलग स्कूल्स में कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो अभी जैसे बीसनगर में एक स्कूल है, तो वहाँ उनके टीचर्स के साथ बेसिकली काम कर रहे हैं। तो जो बात मैं बोल रही थी ना कि एक्चुअली काम हमें हमारे ऊपर करना है। हमें लगता है कि हमें बच्चों के साथ काम करना है, तो हमें बच्चों के साथ काम नहीं करना है, हमें हमारे ऊपर काम करना है। टीचर्स को भी अपने ऊपर काम करना है। वो परिवर्तन उनके एटीट्यूड में आएगा, तो वो ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी वो चीज़। तो जो कुछ स्कूल्स के साथ ये काम कर रहे हैं, वहाँ ये इसी शर्त के साथ जाते हैं कि मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं बताऊँगा, मैं जो बताऊंगा वो आपके टीचर्स को ही बताऊंगा, और टीचर्स की ही ट्रेनिंग करूंगा। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं कि 10 दिन हो गई, मतलब हर महीने 10-10 दिन, 15-15 दिन का इनका शेड्यूल है। तो वो अलग अलग स्कूल्स पे जाके उस टीचर ट्रेनिंग पे काम करते हैं, और टीचर्स को एम्पावर करना, स्ट्रेंथन करना, उस तरह का ये करते हैं। वो खुद, मैं चाहती हूँ कि वो विस्तार से अपनी सारी चीज़ें बताएं। तो राजेश भैया को मैं आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन से, 8 दिन से, 9 दिन से, 10 दिन से, 11 दिन से, 12 दिन से, 13 दिन से, 14 दिन से, 15 दिन से, 16 दिन से, 17 दिन से, 18 दिन से, 19 दिन से, 20 दिन से, 21 दिन से, 22 दिन से, 23 दिन से, 24 दिन से, 25 दिन से, 26 दिन से, 27 दिन से, 28 दिन से, 29 दिन से, 30 दिन से, 31 दिन से, 32 दिन से, 33 दिन से, 34 दिन से, 35 दिन से, 36 दिन से, 37 दिन से, 38 दिन से, 39 दिन से, 40 दिन से, 41 दिन से, 42 दिन से, 43 दिन से, 44 दिन से, 45 दिन से, 46 दिन से, 47 दिन से, 48 दिन से, 49 दिन से, 50 दिन से, 51 दिन से, 52 दिन से, 53 दिन से, 54 दिन से, 55 दिन से, 56 दिन से, 57 दिन से, 58 दिन से, 59 दिन से, 60 दिन से, 61 दिन से, 62 दिन से, 63
अजमेर जैसी खूबसूरत जगह का निवासी होने के लिए आपको बधाई। बहुत सुंदर जगह है और मैं ऋषिकेश का हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं ऋषिकेश से बाहर हूँ। एकदम पहाड़ियाँ एकदम नज़दीक हैं। तो मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मैं तो शायद ऋषिकेश में ही हूँ। तो बहुत सुंदर जगह है और आप लोग 3 दिन के लिए समय निकाले, वो भी आप एक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की महसूस हो रही है वो समय की है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए 3 दिन का समय निकाल पाए हैं तो इसका मतलब अपने बच्चों की कुछ चिंता तो है हमको। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में 2-4 बातें बता दूं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि मैं जब भी बोलूँगा तो फिर उस बैकग्राउंड के साथ मैं बोलूँगा। आप थोड़ा आगे आ सकती हैं, नहीं तो आपके लिए वो हमेशा हो रहेगा। तो जैसे ज्योति जी ने कहा कि मेरा नाम राजेश बहुगुणा है और ऋषिकेश में ही मेरा जन्म हुआ, ऋषिकेश में ही मैं पला बड़ा हूँ। तो अगर मेरी कहानी देखी जाए तो वो कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। वो कहानी शुरू होती है तब जब मेरे पिताजी पहाड़ में टिहरी नाम की एक जगह है, टिहरी झील जहाँ बन गई, वो शायद डूब गया है, तो वहाँ वो पढ़ा करते थे और अपने ज़माने के वो पहले हाई स्कूल थे। और दादाजी किसान लोग थे, तो उस ज़माने में एक किसान आदमी का बच्चा, गांव का बच्चा जो है वो हाई स्कूल कर जाए तो ये एक बहुत बड़ी घटना होती थी और उनको लगता था कि ज़िंदगी पूरी हो गई, बड़ा हो गया, अब सब कुछ हो गया। और जैसा उस समय का एक रिवाज था कि उनको हाई स्कूल करते ही जो है सरकारी नौकरी भी ऑफर हुई। ये शायद 50-51 की बात होगी। तो ऐसा टिहरी है और ये ऋषिकेश है और बीच में हमारा गांव ऐसा आता है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे तो आगे पढ़ना है, मुझे तो नई नौकरी करनी है। तो पिताजी वो हमको सुनाते थे, दादाजी तो मैंने नहीं देखे अपने। तो पिताजी बताते हैं कि दादाजी ने ये स्वीकार किया, अधूरे मन से ही सही, लेकिन उन्होंने बेटे की इच्छा को स्वीकार किया। जबकि बहुत गरीब परिवार, किसान सामान्यतः गरीब ही होता है हिंदुस्तान में, 2-4 किसानों को छोड़ करके। तो पिताजी बताते हैं कि वो घर से बोल के गए कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा और अब मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। और तो पिताजी बस में बैठ के आए तो दादाजी एक गांव के पास की सड़क पे खड़े थे और उनके हाथ में 10 रुपये थे और वो 10 रुपये उन्होंने पिताजी को दिए और कहा कि ठीक है, आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो आगे। और उसके मुझे लगता है 2-4 हफ्ते बाद शायद दादाजी का शरीर शांत हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे दादाजी ने उस दिन पिताजी को उनके हिसाब से कुछ करने दिया तो मुझे लगता है कि उसका फल मैं आज भोग रहा हूँ। क्योंकि फिर पिताजी पूरा उन्होंने अपने आगे पढ़ाई की, प्रोफेसर भी हुए। फिर उन्होंने विनोबा जी का गोदान आंदोलन में प्रोफेसरी भी छोड़ दी। फिर वो आकर के ऋषिकेश के पास 1 एकड़ ज़मीन ले लिए और पूरा जीवन एक किसान की तरह बिताते हुए फिर पूरा गांधीवादी आंदोलन में अपना पूरा जीवन लगाया। तो इससे ये समझ में आता है कि यदि आप आज एक कदम ठीक उठाते हैं तो आपकी तीसरी पीढ़ी तक, और ऐसा हमारी भारतीय परंपरा में भी माना जाता है, भारतीय परंपरा में भी ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का वर्तमान उसका पूरा जीवन काल होता है। तो मैं मेरी गलती या मेरा सही जो भी मैं करता हूँ उसका फल मैं इसी जीवन काल में मुझे मिलता है। लेकिन एक परिवार का वर्तमान उसका 3 पीढ़ी माना जाता है। तो यदि मैं जो भी कुछ सही गलत करता हूँ उसका कोई ना कोई प्रभाव 2-3 पीढ़ी तक जाता है। ऐसा भारत की परंपरा में बहुत गहरी एक स्वीकृति है। और एक समाज का वर्तमान कहते हैं 21 पीढ़ी माना जाता है। तो एक समाज में 21 पीढ़ियों तक का प्रभाव जाता है। उस दौर में पढ़ाई लिखाई में बहुत उस तरह की रुचि तो नहीं थी। सरकारी मतलब जो स्कूल की पढ़ाई होती है, लेकिन पिताजी की वजह से घर में जो माहौल था तो बाकी सब पढ़ने का बहुत शौक था।
तो बिना किसी उद्देश्य के एमए जब पास कर लिया तो उसके बाद पता चला कि अब करें क्या। एक समय वो सवाल हम सबके सामने आता ही है युवा उम्र में। तो अपने डिग्रियां देखी तो पता चला कि इन डिग्री के सारे किसी भी कंपटीशन में फाइट करने की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि वहाँ वो परसेंटेज एक मांगते हैं। तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने कहा कि देखो सिविल सर्विस के लिए परसेंटेज नहीं मांगते, ग्रेजुएशन मांगते हैं, और तुम्हारा जीके बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बाकी पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत इधर उधर की किताबें पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना, ये सब शौक था। तो तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो, और मेरा लिखने का भी मेरा एक अच्छा अभ्यास था, तो तुम कर ले जाओगे। तो बेसिकली मैं सिविल सर्विस की तैयारी के चक्कर में मसूरी गया था। पवन जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे। ये मैं सब इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कहानियाँ शामिल हैं। तो उनके पास एक लाइब्रेरी थी 10-1 हज़ार किताबों की, और बहुत बढ़िया एक माहौल था। तो मैं गया ही इसलिए था कि आपके यहाँ मैं वॉलेंटरी 1-2 घंटे कुछ कर लूँगा, और ना आप मुझे कुछ पे करना, ना मैं आपको कुछ पे करूँगा, और मुझे आपके यहाँ एक आध साल, 1.5 साल मुझे बिताने का मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और ये करते करते फिर उन्होंने जब मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या करोगे, तो हमारे बच्चों को पढ़ाई देना। तो ऐसे में उनके बच्चों को पढ़ाने लगा। तो 2-3 घंटे में उनके स्कूल में पढ़ाता था, और बाकी समय कुछ अपना करता था। इसी दौरान जो सिद्ध जो संस्थान है, क्योंकि वो एजुकेशन पे रिसर्च कर रहा था, और पवन जी काफ़ी ओपन माइंडेड थे, तो वो नई नई चीज़ें ढूंढते रहते थे एजुकेशन में। तो उसी समय मध्यस्थ दर्शन नाम की फिलॉसफी को वो एक्सप्लोर कर रहे थे, उसको जीवन विद्या के नाम से भी हम जानते हैं, और उसको उन्होंने काफ़ी लॉजिकल पाया और काफ़ी एप्लीकेबल पाया। तो उस समय सिद्ध में उस पर भी एक काम चल रहा था। तो उसी दौरान हमारा इससे परिचय हुआ, मध्यस्थ दर्शन से परिचय हुआ, जीवन विद्या से परिचय हुआ, और लगातार 4-5 साल फिर इस पर भी काम चला। और अगले साल भर में मेरा रस बदल गया, इंटरेस्ट बदल गया, और मैं पढ़ाने को ज़्यादा मुझे रस आने लगा। और फाइनली वो सिविल सर्विस का सपना अपने आप ही धीरे धीरे वो धूमिल हो गया, क्योंकि वो मेरा था भी नहीं एक्चुअल में, वो तो कोई वातावरण का प्रभाव था, इस वजह से वो मेरा बन गया था। तो 2004 से लेके 2009 तक सिद्ध में मैं रहा, और सिद्ध की कहानी सुनना भी एक अच्छी वो है। तो पवन जी बेसिकली कलकत्ता के एक व्यवसायी फैमिली से हैं, और उन्होंने दिल्ली से आईआईटी किया, और उसके बाद अपना एक बड़ा फॉर्म भी चलाई, और फिर एक समय वो भी कुछ खोजने लगे। और अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो एक समय आदमी कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है, कुछ मीनिंगफुल। वो कौन सी उम्र में खोजता है वो बस एक चांस की बात है, लेकिन कभी ना कभी वो आता ही है ना। वो 20 साल में आ जाए, वो 60 साल में आ जाए, वो अंतिम समय में आए, लेकिन एक समय उसको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल लाइफ को जिया जाए। तो ऐसा उनकी ज़िंदगी में भी वो समय आया, जल्दी आ गया, और उन्होंने वो सब फॉर्म वॉर्म छोड़ करके विपश्यना पे उनका ध्यान गया। तो वो विपश्यना करने मसूरी आ गए, और मसूरी में ही उनको उनकी भावी पत्नी मिली। दोनों ही विपश्यना कर रहे थे, और दोनों ने विवाह भी किया, और साथ में साधना करते थे, और अपना कभी श्यामपुर गांव में, ये 89 के आसपास की बात है, 88-89 के आसपास की बात है, और वहीं आसपास के गाँव में घूम भी चले जाते थे। तो 89, आज भी पहाड़ों में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ स्कूल नहीं है। 89 में तो बिल्कुल ही नहीं थे बहुत, लेकिन शिक्षा के प्रति एक प्रकार की जागरूकता समाज में आ गई थी, और लोगों को ये महसूस होने लगा था कि शिक्षा से कुछ हो जाएगा। तो गांव के लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, कभी सरकार को पकड़ते थे, कभी किसी को पकड़ते थे। तो एक दिन गांव वालों ने इन दोनों को पकड़ लिया, दोनों पति पत्नी को, कि यार तुम पढ़े लिखे भी हो, और तुम्हारे पास फालतू टाइम भी दिखता है, क्योंकि तुम रोज़ कौन घूमता है ना, तो तुम हमारे बच्चों को ही पढ़ा दो। तो पवन जी कहते हैं कि हमको भी लगा मीनिंगफुल कुछ किया जाए, क्योंकि उस समय ये लगता ही था, सभी पढ़े लिखों को ये लगता ही था कि गांव के लोग अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, इनको पढ़ा लिखा देना मतलब इनका उद्धार हो जाएगा, और अपने को भी कुछ टैग लग जाएगा कि हमने कुछ किया है, या हम कुछ करना तो चाहते ही।
तो इन्होंने गांव के बच्चों को कुछ पढ़ाना शुरू किया और बोला ज़िंदगी बहुत मज़ेदार चल रही थी, एक तरफ हम विपश्यना कर रहे थे, दूसरी तरफ समाज का भला हो रहा था, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए, है ना। आर्थिकता का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था उस तरह से। तो साल 2 साल में उन्होंने कुछ बच्चों को हाई स्कूल करा दिया, कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को हाई स्कूल करा दिया, और ये बोले कि हम बहुत हवा में उड़ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन गांव की 2 बूढ़ी महिलाओं ने इनको पकड़ लिया और इनको बोला कि तुम कर क्या रहे हो हमारे बच्चों के साथ। बोला क्या कर रहे हैं। बोला तुमने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब ये इनके तो पैर के तले ज़मीन ही खिसक गई, पूरा एग्जिस्टेंस ही गायब हो गया। इन्होंने तो पूरा जो महल बनाया था वो सब धराशायी हो गया। और वो भी गांव की बूढ़ी महिलाएं बोली। तो बोला कि बर्बाद क्या कर दिया, हम तो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोला देखो, जिन लड़कों को तुमने ये पढ़ा दिया, अब ये जेब में हाथ डाल के घूमते हैं, अब इनको खेत में काम नहीं करना है और इनको नौकरी चाहिए, और ऊंची नौकरी ये मिल नहीं रही है इनको, और छोटी मोटी इन्हें करनी नहीं है, और घर का ये काम करते नहीं है, ये एकदम खराब हो। ये लड़कियां गोबर में हाथ नहीं डालती हैं, नेल पॉलिश लगा के घूम रही हैं। अब इनको ससुराल शहर में चाहिए, इनको गांव में शादी नहीं करनी है। तो शायद पवन जी का कोई अच्छा संस्कार रहा होगा कि इन्होंने वो ये भी बोल सकते थे कि बुढ़िया पुराने ज़माने की हैं, अनपढ़ हैं, इनको क्या पता है। लेकिन उन्होंने उसको जांचा कि यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना, हमने तो ऐसा पढ़ाया नहीं, तो ये गया कैसे। तो फिर उनकी रिसर्च वहाँ से शुरू हुई, और उस रिसर्च में फिर सिद्ध नाम की संस्था शुरू हुई, और 2009 तक तो सिद्ध एक बहुत रिनाउंड एक संस्था थी। बहुत सारे कारणों से वो बंद हो गई। 5 से 7 स्कूल गांव में चलते थे प्राइमरी के, और एक हाई स्कूल, एक सेंटर चलता था जहां मैं पढ़ाता था, और कुछ बालवाड़ियाँ भी चलती थी। बड़ा नाम था, देश विदेश से लोग वहाँ आते थे। तो सवाल यही है कि हम चाहते तो नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे निकलें, और हम ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं मोटे तौर पर, है ना। हम कोई ऐसा बहुत गड़बड़ ज़िंदगी जी रहे हो कि सुबह शाम बच्चों के सामने शराब पी रहे हो या जुआ खेल रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उस जगह पे फिर पवन जी की जगह पे ही जाना पड़ेगा कि फाइनली झांकना तो अपने अंदर पड़ेगा। तो पवन जी ने अपने अंदर झांका, तो उनको कुछ एक रास्ता मिला, और वो काफ़ी मतलब उनको भी आप कभी सुन सकते हैं, और अब तो बहुत सारे वीडियोज़ आ ही गए हैं। खैर, तो ऐसी एक अपनी यात्रा शुरू हुई 2009 तक। 2009 के बाद मुझे कुछ घरेलू कारणों से आना पड़ा, और मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसा कुछ काम करूँगा। सोच के तो यही आया था कि अपना कुछ स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन सोचना और स्कूल शुरू होने में जो समय लगता है, इस बीच में जो लोग मुझे वहाँ से जानते थे, क्योंकि सिद्ध में देश भर से लोग आते थे, स्कूल वाले, बड़े स्कूल वाले, तो उन लोगों ने मुझे अपने स्कूल में बुलाना शुरू किया अपने टीचर्स के साथ शेयरिंग करने के लिए। और धीरे धीरे वो ऐसा एक दौर बना कि मैं तब से इसी काम में जुड़ा हुआ। तो इसमें मैं एक बहुत वैरायटी के स्कूलों के साथ काम करने का अवसर मिला है, लोग बच्चों की मानसिकता को देखने का अवसर मिला है। तो ऐसे स्कूलों में भी मैं गया हूँ जहाँ बिहार के, यूपी के कुछ ऐसे स्कूलों में भी गया हूँ जो बिल्कुल एकदम इंटीरियर में हैं, जहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। बच्चे जब मतलब आज भी बच्चे अपने घर से, जिनको आपने केवल फिल्मों में ही देखा होगा, वहाँ बच्चे आज भी अपने घर से बोरा बिछाने को लाते हैं। 2 शिफ्टों में स्कूल चलता है क्योंकि जगह ही नहीं है। 2000-3000 में वो बच्चे, वहाँ के टीचर्स लोकल लेवल पे कुछ काम कर रहे होते हैं। और ऐसे स्कूल में भी मैं जाता हूँ जहाँ सुपर रिच बच्चे पढ़ते हैं, जिनका फुल्ली एसी स्कूल हैं, एसी बसेस हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव स्कूल हैं, जिस तरह के आप ऐसे स्कूलों के साथ भी देखा है जो बहुत एक अल्टरनेटिव वे में बच्चों को पढ़ाते हैं। पर ये देखा गया कि फाइनली बच्चों के अंदर, आप बिहार के स्कूल में जाइए, अहमदाबाद के स्कूल में जाइए, लेकिन बाजार के प्रति जो आकर्षण है बच्चों का,
उससे नहीं बचा पा रहे हैं हम लोग बच्चों को। ऐसा दिखाई दे रहा है सभी जगह, है ना। ये जो हमारे घर में टीवी और मोबाइल आ गया है ना, इससे नहीं हम बचा पा रहे हैं। और एक बहुत मज़ेदार उदाहरण मैं दूंगा आपको। बिहार की कोई जगह है या यूपी की कोई एक बहुत बड़ा स्कूल उधर का है, तो मैं वहाँ स्कूल में था 4-5 दिन से। तो वहाँ के जो पियोन थे, जो मेरी भी कुछ देख रेख कर लेते थे, उन्होंने देखा ये आदमी 4-5 दिन से आ रहा है और टीचर्स से बात कर रहा है और बच्चों से बात कर रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप क्या करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे बेटे से बात कर सकते हो क्या। उनका बेटा 9th में पढ़ता है। तो मैंने कहा हाँ बताइए क्या है। बोला वो मुझसे बात नहीं करता है। और मज़ेदार बात ये थी कि उस स्कूल के चेयरमैन की भी यही प्रॉब्लम। भौतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस था, समस्या एक ही। तो आज हमारे बच्चे हमारे नहीं हो पा रहे हैं, है ना। हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और हम वो पीढ़ी हैं कि अपने बाप से डरे और अपने बच्चों से भी हमें डरना पड़ रहा है ना। हम अपने पिताजी से भी डरते थे और आज हम अपने बच्चों से भी डर रहे हैं। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है। ऋषिकेश में घर है, वहाँ एक छोटा सा सेंटर भी चलाता हूँ इसी तरह की शेयरिंग के लिए। 10-1 लोगों की व्यवस्था के साथ। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 12th में आ गया है, एक बिटिया है जो 7th में आ गई है। तो एज ए पेरेंट तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा ही है, पर एज ए एजुकेटर भी मैं उनको बहुत नज़दीक से देखता हूँ। और उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जो धीरे धीरे इस बातचीत में आगे आएंगे। तो इस रूप में एक फैमिली के साथ में रहता हूँ। तो इतनी मेरी कहानी है। और मुझको लगता है कि इसके बाद हम थोड़ा आप लोगों का एक परिचय हो जाए, और वो परिचय थोड़ा सा उसको विस्तार देंगे तो आप अपना नाम और बाकी चीज़ें तो बताएंगे ही। बेसिकली थोड़ा ये भी बताएंगे कि आपकी इस वर्कशॉप से क्या अपेक्षाएं हैं, और बेसिकली आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चों के साथ, आजकल के बच्चों में जब क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है रिलेशन में, किस तरह की चीज़ें आप हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस हैं। थोड़ा सा उसको आराम से, क्योंकि अपने पास समय पर्याप्त है, तो अपना परिचय के साथ शुरू कर सकते हैं, है ना। माइक ले लीजिए यहाँ से एक एक करके और शुरू कर सकते हैं। ये आगे हाँ, मेरा नाम साधु सिंह है और मैं जैसलमेर से आया हूँ। ये मेरी बिटिया है, धर्मपत्नी जी, हम 3 लोग आए हैं। तो जो भैया ने बात की शिक्षा के मुद्दे पे सुनने आए हैं। इसमें मूल मुद्दा है कि बच्चों के साथ संवाद कैसे हो और उस संवाद में कंटेंट क्या हो, ये 2 चीज़ सेंटर में है। और इसे अपने 3 दिन आपके साथ बातचीत करेंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शैलेंद्र है और हम लोग अभी विसनगर से आए हैं। महसाना के पास एक छोटा सा तालुक है। मेरी 2 बेटियां हैं, अभी तो नहीं है यहाँ पे, और पत्नी अर्चना। तो वैसे 2-3 एक्सपेक्टेशन है। एक तो है कि भैया ने बताया, उसको मैं रिपीट करता हूँ कि बच्चों के साथ
नमस्कार, मेरा नाम है सचिन जोशी, बेसिकली फ्रॉम अजमेर। अभी पिछले 14 साल से मैं विवाह के रावतखाना इंस्टीट्यूट के साथ रह रही हूँ और इसी वर्ष बच्चे की एजुकेशन के लिए मुझे वहाँ से छोड़ के अजमेर शिफ्ट हुई। कारण ये कि बच्चों का 6th क्लास से कोचिंग स्टार्ट और बच्चों का स्कूलिंग खत्म हो गया, तो बच्चों की एक्टिविटीज़ या उनकी ज़िंदगी एक टेबल और चेयर पे सिमट के रह गई। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत पेनफुल था वो देखना। और पिछले 20 सालों से मैं बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ। एजुकेशन में मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैंने किया मिलान से, और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, तो एजुकेशन पे ही रिसर्च चलती रही, पढ़ते टाइम भी, पढ़ाते टाइम भी और फॉरेन में जाने के बाद भी, कि क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं वहाँ की अच्छी है, और क्या चीज़ है जो हमारे पास ऑलरेडी है जहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विरासत में हमें मिली है। तो ये सब करते करते फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का लेक्चरशिप से रिज़ाइन किया, क्योंकि वहाँ भी एक सीमित सी शेयरिंग हुई थी, सेवा बहुत अच्छी मिल रही थी सीखने को, समझने को। लेकिन फिर विवाह के बाद छोटा बच्चा जब ग्रोथ में आया, तो कॉलेज स्टूडेंट से लेकर और रिवर्स हो गई, बड़े बच्चों को पढ़ाया और फिर छोटे से बच्चे से सीखने को मिलना शुरू हुआ। तो वो जो जनरेशन गैप हमने अपने पेरेंट्स से जो मतलब सीखा, और आज जो हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं, तो हम ये दोनों जनरेशन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो वही सब के चलते जो भी के इन्विटेशन से मुझे लगा कि कुछ अच्छा शेयरिंग लोग कुछ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो सीखने को मिलेगा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजीव पन्ना है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के रूप में बीकानेर में कार्यरत हूँ। पिछले 2 सालों से थोड़ा बहुत जीवन विद्या पे कार्य कर रहा हूँ, और ये थोड़ा टॉपिक हटके लगा, तो मैंने काफ़ी संवाद, ताकि स्कूल में बच्चों के साथ, परिवार में बच्चों के साथ अपन क्या बात कर सकते। आज बच्चे अभिभावकों से, शिक्षकों से जो दूरी बढ़ रही है, तो उस पर कुछ सार्थक चर्चा हो सके और हमारा ध्यान इस ओर राष्ट्र के प्रति एक पढ़ाई हो रही है। शुरुआत गवर्नमेंट की अजमेर में रहती हूँ, मेरी से है 2। तो जैसा आपने बोला, ये तो संवाद वाली जो प्रॉब्लम है, बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करें। दूसरा, उनमें थोड़ी संवेदना भी मुझे लगता है कि थोड़ी कम होती जा रही है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है जैसे डेवलप कर सकते। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पारस है और मैं भी विसनगर से ही हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुई, और 2015 में जीवन विद्या निर्देश दर्शन से परिचय हुआ। और हाल ही में मैं यहाँ पर, मेरी पत्नी यहाँ पर है विनत, और एक छोटी 5 साल की बेटी है, उसके साथ में हम आया है, और हम लोग साथ में ही अभी ये जीवन विद्या का अध्ययन करने में लगे हुए हैं। और विसनगर में ही एक इसके आधारित ही, जीवन विद्या के आधारित ही बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक स्कूल है और उस स्कूल में ही मैं भी काम कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 10 साल तक पढ़ाया, और वहाँ पे भी हमने हायर एजुकेशन में जीवन विद्या को इंटीग्रेट करके किस तरीके से बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, उसमें काफ़ी प्रयोग किया। और मैं अपने आप में ये देख पाता हूँ कि जीवन विद्या जितना मुझे समझ में आया,
जीवन विद्या में बेसिकली हम अपने आप को समझते हैं, ह्यूमन को समझते हैं, तो बच्चा भी मानव ही है। तो उसके साथ ही आराम से मैं काम कर पाता हूँ, बच्चों को समझ पाता हूँ। और मेरी बच्ची 5 साल की है, तो मैं इतना तो अभी विश्वास से कह सकता हूँ कि 5 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उसको अपब्रिंग करने में। मैं और फीमेल दोनों साथ में उसको अच्छी तरीके से मतलब अपब्रिंग कर पाए। और एक मतलब एक ऐसा वातावरण भी मिला कि जितने भी पेरेंट्स और हमारा ग्रुप था, तो उस वातावरण का भी एक प्रभाव रहा। क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि एक बच्चे की जो परवरिश है वो अकेला माँ बाप है वो नहीं करता, वो पूरा परिवार और वो जो भी समाज में रहता है वो पूरा समाज करता है। तो ये भी एक पूरा अच्छा हमारा वातावरण रहा। तो ये मेरा जो कुल मिला है संक्षिप्त में परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अनिश है और मैं मेरा एक प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन है कि मैंने एक ऑर्डिनेट स्कूल में पढ़ा है। मैंने एक ऑर्डिनेट स्कूल में भी पढ़ा है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं एजुकेशन को लेके कि जैसे अभी जो हमारा एजुकेशन है वो प्राइमरीली बच्चे को जॉब के लिए तैयार करना है, बट पूरे जीवन से कैसे मिले वो नहीं सिखाया जाता है। कि जो इतने एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको हैंडल करना नहीं सिखाते हैं, बस पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो एक होलिस्टिक एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जो एक पूरे संपूर्ण मनुष्य का अपब्रिंगिंग हो। और एजुकेशन और पेरेंटिंग बहुत नजदीक है एक दूसरे के, एक साथ ही है। मतलब कि टीचर्स भी पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स भी एजुकेटर्स हैं और बच्चे भी एजुकेटर्स हैं, साथ ही साथ लर्नर्स भी हैं। तो पेरेंटिंग की वर्कशॉप में एजुकेशन के बारे में तो सीखने को मिलेगा ही। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आया कि मुझे कुछ क्योंकि मैं पेरेंट तो हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना है, हम कृष्णनगर से आए हैं। तो हमारी 2 बेटियां हैं। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन शिक्षा के रिलेटेड तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारा तो सुलझ गया है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चों के साथ वो जो हम थोड़ा जो समझे हैं, जब करने का प्रयास करते हैं, तो जो व्यवहारिक
नाम सोहन सिंह है, मैं अजमेर से हूँ। मेरे जो विमर्श का मुख्य विषय है या जो जिसके बारे में मुझे बात करनी है, एक तो है कि बच्चों में संस्कार कैसे डालें, उनको बढ़ाएं कैसे। दूसरा, उनकी जो संवेदनशीलता या सहनशीलता जो घट रही है ना, उसको भी कैसे बढ़ाएं, ये है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार फुलवारी है। मैं अजमेर के पास बबाईचा गांव का निवासी हूँ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चों में मोबाइल और टीवी कल्चर से जो उनके माइंड पर जो इफेक्ट आ रहा है, वो उनके व्यवहार में भी झलक रहा है। इस वजह से बहुत सी चीज़ें हम उनको सिखाना चाहते हैं परिवार के माध्यम से, वो जिसमें जो संस्कार डेवलप करना चाहते हैं, वो हमारी बात को इग्नोर कर जाते हैं और वही चीज़ करना चाहते हैं जो उन्हें टीवी पर या मोबाइल पर देखने को मिलता है। वो चीज़ें उनके व्यवहार में भी धीरे धीरे आती जा रही है। तो मेरा यही रहेगा कि मतलब कि किस तरह से इन चीज़ों से उनको बचाया जाए और उनमें वो संस्कार डेवलप किए जाएँ और उनको एक सोशल लाइफ दी जाए जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं प्रिया अडवाणी वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा 13 साल का एक बेटा है। मेरे हस्बैंड भी प्रोफेसर कैटेगरी के ही हैं। हमारे बीच में कंफ्यूजन है बहुत बच्चे को लेकर। जैसे उनकी परवरिश भी सिंगल चाइल्ड है, तो उनको ये लगता है कि मैं बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली रहूँ, क्योंकि हमारा दूसरा चाइल्ड नहीं है तो ये किसके साथ खेलेगा, किसके साथ मस्ती करेगा। तो अब तक तो सब सही चल रहा था कि फ्रेंडली, अरे यार कई बार मस्ती करी, कोई गेम्स खेले, मजाक किया। पर अब वो बच्चा उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की पर्सनालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंडली मैं भी हूँ, पर मेरा बातचीत जितना ज़रूरी होता है मैं उतना ही करती हूँ। आज स्कूल में दिन कैसा रहा, फ्रेंड्स के साथ क्या रहा, टीचर्स के साथ क्या रहा, मतलब पूरे उसका डे का रूटीन में उसके साथ डिस्कस करती हूँ, पर एक रिस्पेक्ट मेंटेन्ड रहता है। फ्रेंडली हूँ पर एक मदर एंड सन का डिस्टेंस मेंटेन रहता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट। बातें हम आपकी सब मानेंगे, सब मानेंगे मीन्स जो ज़रूरी है, जो नीडफुल है, क्या खाना है, क्या पीना है। 10 में से 8 बातें मान ली तो 2 बार कभी मना भी कर दिया कि नहीं ये सही नहीं। तो डिसरिस्पेक्ट उनके साथ तो हो रहा है, पर वो फिर मुझे भी टेक फॉर ग्रांटेड लेता है। जैसे मैंने किया भाभी पढ़ाई कर ली, कभी मान ली, कभी नहीं भी मानी, मतलब सुन के 2 बार 3 बार सुना, अनसुना कर दिया, मान लिया। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे में कंफ्यूजन आ गया है कि व्हाट इज राइट। फ्रेंडली नेचर इज राइट, या जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्रेंडली भी रहे और बैलेंस्ड भी रहे। तो ये तो मेरे घर का सिनारियो रहा। दूसरा, मैं कॉलेज में भी चीफ वार्डन हूँ, हॉस्टल है, हॉस्टल में अराउंड 200 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन कई बार रहता है, तो वो 18+ एज के, तो उनके साथ भी संवाद कैसा है, क्योंकि मैं सिंस 2005 इस प्रोफेशन में हूँ। तब के बच्चों में और आज के बच्चों में, मतलब मैं देखती हूँ कि बहुत डिफरेंस। तब के बच्चे जो थे, हाँ माँ ठीक है, एक बात के लिए मान लेते थे, कुछ कहीं मेरी बात से अग्री नहीं भी होते थे तो डिस्कस करते थे कि मैम पोलाइटली, कि मैम ऐसा नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं, मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत पोलाइट है। पर आजकल के बच्चे कहीं कुछ फ्लोट करा तो मानते भी नहीं हैं, करते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं। फिर कभी एक रौद्र रूप आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक पोस्ट पे हैं एंड वी हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। तो उनको ये लगता है कि मैम ने अपना असली रूप दिखा दिया। तो फिर उस समय उन बच्चों से अपनी बात कैसे कन्वे की जाए कि एक सिस्टम है एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, डोंट बी पर्सनल। मतलब तो वहाँ भी कई बार उनके साथ की ग्रोइंग गर्ल्स हैं, 18 ईयर्स की अबव है, तो हमें उनकी सेफ्टी भी देखनी होती है। हम एज अ पेरेंट सोचते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा, गैप है, क्या है, हम अपनी बात कैसे कन्वे करें, उनको कैसे समझाएं कि सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। आज आप हो, जॉब में भी जाओगे तो लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे, आपकी पूरी अपब्रिंगिंग दिखेगी, तो कैसे पूरे उसको सेटल किया जाए। तो मेरी ये 2 एक्सपेक्टेशन है इस वर्कशॉप से कि छोटे बच्चों को के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए।
वैसे मेरी जुड़ियो परिचय, मैं ज्योति हूँ, अजमेर से ही हूँ, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो। और मेरी ऐसे पढ़ाई तो मैं इकोनॉमिक्स में पीजी हूँ। और मेरी जिज्ञासा इस तरह से बनी कि हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, और जब आप ऐसे फुल ग्रोन अप हो जाते हो तो मैं अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देख पाती थी कि ये चीज़ मैंने मेरे फादर से ली है और जो सही नहीं है, पर मेरी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो गई कि मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। तो बस मैं ये चाह रही थी कि एक बार बैठ के मेरे, अब जो हमारे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी 2 नीस हैं, उनको कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसी के लिए मैं ये अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। क्योंकि इस वक्त हम केवल व्यक्ति की कैपेसिटी में नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर अभिभावक माता पिता की कैपेसिटीज़ में बैठे हुए हैं। मैं मंजू शर्मा हूँ। मेरा 35 वर्ष का स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने का, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव है। और मैं लेकिन माँ नहीं हूँ, मतलब मैं अविवाहिता हूँ। फिर भी मैंने जो भी बच्चों को देखा, मैंने उनके साथ में एक, हम लोगों को कई बार ऐसा हम मान के चलते हैं कि क्योंकि हम बड़े हैं तो हम ही कुछ सिखा पाएंगे, जबकि वास्तव में जो मेरा अनुभव है वो ये है कि हम भी सारे बीज हैं और हम थोड़े वृक्ष जैसे नजर आ रहे हैं, वो भी बीज हैं जिनको एक पर्यावरण की आवश्यकता है। हमारी प्रकृति हम पर हमेशा हावी होती है। एक आंतरिक प्रवृत्ति जो हम जिस जगह पर हैं वहाँ से जो सीख रहे हैं, एक बाह्य प्रकृति जो हमें हमेशा हर वक्त निर्धारित करती रहती है। जैसा आपने कहा कि बाजार हावी हो रहा है, आखिरकार हमको एक इंसान ही बन के रह पाना ये दुनिया सार्थक होने नहीं देगी। हमें मनुष्य होना पड़ेगा और उद्यमी पुरुष होना पड़ेगा। We cannot live just like an individual. You know, that is what capacity is given to oneself by God. You have to become at par with what the world has got to offer to you. आपका बहुत मन हो रहा है, मेरा बहुत मन हो रहा है कि क्या पता मैं एक फोन आया चुपके से अटेंड कर लूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। पर इस वक्त में क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे नहीं अटेंड करना है। ये मेरी ट्यूटरिंग, ये कौन देता है मुझे? मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगी, आप मुझे उपालंब दे सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि क्योंकि आप माँ नहीं हो इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर कैप्शन कहीं पे पढ़ा था, एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के चल रहा है, वो अभी चलना सीखने की स्थिति में है, तो वो चल रहा है और वो थोड़ा लड़खड़ाता है, तो उसके पिता बोलते हैं बेटा संभल के चलो। बच्चा उनको जवाब देता है पिताजी संभल के शायद आप चलो, क्योंकि मैं तो आपके ही कदमों पर चल रहा हूँ। ये बात केवल माता पिता के लिए नहीं, ये टीचर्स के साथ भी, क्योंकि मेरा वो अनुभव जो है, और मैंने केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद में पढ़ाया, वहाँ पर अगर आपको अतिरिक्त ना लगे तो एक उदाहरण बता देती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था सुदेश ढांडा। रॉकेट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर का बेटा था, इकलौता बेटा था, और उसकी आदत थी, बहुत उपद्रवी था। वो जब क्लासेस खाली होती थी तो टेबल तोड़ देता था, टेबल कुर्सी 2-3-4, कोली जगह पर जाके कोई बच्चा का खेल रहा होता तो उसको उठा के लेके जाता था। बहुत टॉल था, 6 फीट 2 इंचेस का टॉल था वो उन बच्चों को ले जाके मिट्टी पे धड़ाम से गिरा देता था और उसको पनिशमेंट मिलता था। फिर उसके फादर, क्योंकि बीएमसी के चेयरपर्सन थे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के, तो उसके फादर को और मदर को दोनों को बुलाया जाता था, आपके बच्चे ने ये शैतानी कर दी, वो शैतानी कर दी। ऐसा नहीं कि मैं एक प्रशंसा कर रही हूँ, लेकिन एक
टीचर ने अनुभव किया। मैं उसकी टीचर थी, मैंने अनुभव किया कि वो जब भी टेबल कुर्सी तोड़ता है तो वो तब तोड़ता है जब उसको कोई देख रहा हो, कि वो रिपोर्ट कर दे कि किसने किया है। जब वो बच्चों को उठा के पटकता था, छोटे छोटे बच्चों को, तो वो खोली जमीन पर पटकता था, बच्चा केवल दहशत में आता था, उसको चोट नहीं लगती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा, वो फिजिक्स लैब में बैठा हुआ था, वो फर्स्ट टेबल पर बैठ के जब टीचर फिजिक्स को डिराइव कर रही होती थी, डेरिवेशंस दे रही होती थी, तो उनको करेक्ट करता था कि मैडम यहाँ पर रॉन्ग हो गया। और वो टीचर उसको देख के थोड़ी परेशान रहती थी, लेकिन बाय चॉइस वो कभी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, कभी बायोलॉजी में फेल होता था। और उसकी इंग्लिश इतनी शानदार थी, मैंने बहुत सारी अंग्रेजी अपने कॉलेज के ही, स्कूल के ही बच्चों से सीखी थी। मतलब दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और मैं मुझे पढ़ना पड़ता था उनको करने के लिए। तो मैं आज अपने आप को अगर अच्छा समझती हूँ तो मेरे को बच्चों ने बनाया है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सुरेश, मुझे पता है कि कोई कारण है जिसके लिए तुम ये करते हो, तुम बुरे लड़के नहीं हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो रोने लग गया। और उसने बोला, मैम सच बात यह है कि मेरे पेरेंट्स के पास समय नहीं है कि वो मुझे देखें। मेरे फादर कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और मेरी मदर जो विमेंस क्लब है उसकी चेयरपर्सन है, एंड शी इज ऑल द टाइम बिजी। तो बस वो जब कॉलेज में, स्कूल में आते हैं, मेरे को जब डांट पड़ रही होती है, वो जब आते हैं तो मैं उनको सिर्फ देखने के लिए लाइव करता हूँ। तो मैं, मेरे ये प्रयास जो है वो उनको बुला के उनको एक बार गौर से देख पाने के लिए, और उनके ये कह पाने के लिए कि भाई तुमको बताओ हमारी क्या गलती है। उसके बाद में मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तुमको देखने के लिए वो आते हैं, डांट खाने के लिए देखने आते हैं, शायद वो और भी तृष्णा में भर जाते होंगे। मे बी दे आर मोर इल्यूशन अगेंस्ट यू, यू डू समथिंग, कुछ ऐसा कर जाओ कि वो घर से एक बार तुमसे मिलने के लिए आए। तो केवल पेरेंट्स की ही नहीं, टीचर्स की भी है। मैं यहाँ पे एक एजुकेटर के रूप में बैठी हूँ, जैसे आप यहाँ पर, आप तो इसके चेयरपर्सन है, मैं आपके अधीन से एक छोटा व्यक्ति, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अध्यापक भी और हर माता पिता एक ना एक पल अध्यापक जरूर होते हैं। हम जो कर रहे हैं आप उनको कभी कह के मत बताइए, लोग आपके शब्दों पे नहीं कभी अमल करते हैं, लोग आपके आचरण पर अमल करते हैं। आपने अगर एक आचरण किया, आपने कभी अपने घर में किसी भी जने के प्रति जो आचरण किया होगा, उसको अनऑफिशियली बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वो हमको देख रहा होता है, वो ही कर रहा होता है। तो हम अगर बाजार में भाग रहे हैं, भागना पड़ेगा, हमको बच्चे को बढ़ाना है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है, तो हमको तो बाजार में भागना पड़ेगा। लेकिन अपनी देहरी को लागते ही, अगर हम उसके लिए 5 साल का है तो 5 साल का बच्चा भी बन जाए, 13 साल का है तो 13 साल वाली वो जो हमारी अनुभूतियाँ रही थी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर, क्योंकि मैं एक गर्भोक्ति नहीं है, ये सब ईश्वर को समर्पित है, उस भगवान को जिन्होंने मुझे पशु प्रेमी भी बनाया और मुझे बच्चा प्रेमी भी बनाया। मैं उनको समर्पित करते हुए बोलती हूँ कि अगर आपने उसको एक सॉफ्ट मोमेंट दिया मुझे, आपको कष्ट कभी नहीं आया। पुनः एक बहुत बड़ा धन्यवाद सभी लोगों को मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि एक लंबे समय की एक, इट इज़ अ कंक्लूजन दैट आई हैव कम ओवर आफ्टर वर्किंग विद द बेस्ट ह्यूमन मटेरियल, द चिल्ड्रन, आफ्टर वर्किंग विद देम। उनके साथ में 35 वर्ष के मेरे अनुभवों का सार है ये। आपका पुनः बहुत धन्यवाद। मैम रिटायर हो गए, उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। तो मैम ने मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर थी मैम GCA में। अभी मैम रिटायर हो गए। मुझे अभी 2-4 दिन पहले ही पता चला कि मैम से बात हुई, तो मैम ने बताया मैं रिटायर हो गई हूँ। तो मंजूश्री मैम अभी भी हैं और प्रिंसिपलशिप कर रही हैं। तो
आपको पता नहीं लगेगा कि इन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं कह रही है मैम आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लग रहा है। तो और मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे ही शहर में मैं एक वर्कशॉप इस तरह से हम लोग सब मिलकर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं और दोनों मैम यहाँ उपस्थित हैं। और मंजुश्री मैम ने तो मुझे बोला कि मैं वॉलंटियर करूँगी और मैम कर रही हैं अपनी तरफ से, जो इनका जो भी पार्ट था वो रेगुलर कनेक्टेड थी और वो कर भी रही थी। तो मैं इस तरह से धन्यवाद भी अपना दे रही हूँ मैम, कृतज्ञता भी है आप दोनों के लिए कि कोई जो प्रोडक्ट वाली बात होती है तो एक ठीक ठाक प्रोडक्ट तो हो, मैं अभी बहुत कमियाँ हैं लेकिन फिर भी तो उसका श्रेय भी इन दोनों को जाता है। उस आचरण को तो हमने देखा ही है कॉलेज में इन दोनों का। थैंक यू ज्योति। ज्योति जी के साथ अभी कुछ दिनों पहले इंटरेक्शन हो रहा था किसी कॉलेज की प्रॉब्लम को लेके, तो एकाएक ही ये बात पता चली कि पेरेंटिंग पे वर्कशॉप करा रही हैं। तो मैं जैसा इन्होंने बताया, मैं मंजुश्री गुप्ता, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो पहले सावित्री कॉलेज हुआ करता था, अब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, तो उसकी प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हूँ, कार्यवाहक प्राचार्य हूँ वहाँ की। तो और लगभग 3500 स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा मेरा एक 25 इयर्स का बेटा है, सिंगल मदर हूँ। 25 इयर्स का बेटा है, वो नेदरलैंड्स में है। तो उसकी अपब्रिंगिंग में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए और वो मेरा बेटे ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। तो अब जो वो बच्चों की अपब्रिंगिंग वहाँ पर देखता है नेदरलैंड्स में, उसकी इंटर्नशिप सुपरवाइज़र है, वो पेरेंटिंग पे बच्चों पेरेंटिंग पर बुक्स पढ़कर अपने बच्चों को पाल रही हैं, बच्चों को बहुत समय देते हैं, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ के पेरेंट्स। बच्चों पर कोचिंग का भार नहीं है और उस तरह से हम पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा वो नहीं। तो बच्चे वो मेरे से कहता है मम्मा हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा बचपन के मोमेंट्स मिस किए हैं। तो मुझे बड़ा अखरता है कि मैं काश वो समय वापस आ जाता और बच्चे को मैं फिर से रिवाइंड हो जाता और मैं कुछ उसको और क्वालिटी टाइम दे पाती, कुछ और पढ़ के या कुछ सीख के मैं कुछ उसके लिए कर पाती। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा ही अफसोस है कि जो कई बार जैसे जो एक ट्रेंड चल रहा है कोचिंग में भेजना है, बच्चे का मेरा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन वो वहाँ पे जो स्कूल में मयूर स्कूल में था तो वहाँ कैरियर काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने कहा कॉमर्स या साइंस का इंटरेस्ट है, तो ठीक है। मैंने भी कहा ठीक है मैं कोचिंग कर लो और वीआईटी का फॉर्म मंगा दिया था मैंने उसके लिए। तो वो मैं एकदम ही अड़ गया, मुझे नहीं करनी है। मैं उसने शायद मुझसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि आर्ट्स के विषय लेने 11th-12th में, लेकिन मैंने कहा देखो तुम जो भी, फिर उसने साइंस ली लेकिन बाद में भी वो रिग्रेट करता रहा, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। उस समय बहुत भटकाव का समय था उसके लिए। फिर कैसे ना कैसे करके उसने खुद को संभाला। मेरे लिए भी बड़ा ही मुश्किल दौर था वो। और फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर से उसने ग्रेजुएशन करी साइकोलॉजी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी विषय से। अभी ग्रोनिंगन में वो आर्ट एंड कल्चर लेके वो मीडिया टेक एंड डिज़ाइन में वो टीसी का एक कोर्स कर चुका है, लेकिन उसने अपने विषय अपने ज़िंदगी अपने हिसाब से ढाली है। काफ़ी काउंसलिंग भी करता है, मुझसे भी कहता है कि मम्मा रिलेशनशिप को लेके आप काउंसलिंग करो कि हम मेरी और आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहे, क्योंकि हमारा एक दूसरे के अलावा ऐसे कहने के लिए कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन उतना जो हम दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी जो है मेरे को बहुत शिद्दत से महसूस हुआ जब बात करी ज्योति जी से, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इतने अनौपचारिक माहौल में इतने पेरेंट्स इतने कंसर्न हैं जो बच्चों को अपने बड़ा कर रहे हैं, इतने प्रबुद्ध लोग यहाँ पे मौजूद हैं इतने अनौपचारिक वातावरण में। क्योंकि हम कॉलेज में हम हमेशा ही बड़ा फॉर्मल सा बैनर होता है, प्रेस होती है और बच्चे बड़ा ही ऊबे हुए से बैठे रहते हैं। कई बार ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है कि भाई तुम्हारे लिए लेक्चर हो रहा है और बैठो और करो। तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने ज्योति जी को देख के। ये भी हमारी, जैसे इन्होंने कहा, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, तो इनका अपना जो प्रयास है वो कम नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ बैठा हुआ देख कर इनको बहुत अच्छा लगता है और मेरा यही था कि मैं कुछ लर्न कर सकूँ आप लोगों से, ये विचार कर सकूँ कि मैं
आगे जो है किस तरह से पास ऑन कर सकती हूँ। पूरी जनरेशन को हमने जो अभी हम देख रहे हैं अपनी ग्रीड के कारण, अपने करप्शन के कारण, अपने जो है अपनी इच्छाओं को थोपने के कारण एक पूरी पीढ़ी को हम बहुत उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो अभी हमारी जो है जनरेशन को जो डिवाइड किया गया है, हमारी जनरेशन जेन एक्स है और इनकी जो है जेन जी और जेन अल्फा के साथ जो आप कैटेगराइजेशन देखेंगे तो जो आईपैड जनरेशन है अभी जो छोटे बच्चों की चल रही है 2010 के बाद वाली, उनसे हम जूझ रहे हैं। और उसके बीच का जो मेरा बेटा है एक वो जो है जेन एक्स का है, तो पूरा ही जो अपब्रिंगिंग का पैमाना है वो बदल चुका है और जनरेशन गैप है जो वो आ रहा है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो है हम अपने पेरेंट्स से भी डरते थे, अपने बच्चों से भी डरते थे, तो वो चीज़ मैं देखती हूँ कि इससे बड़ी ही लर्निंग की ज़रूरत है। तो जिस तरह से एक आध्यात्मिक कैंप होते हैं, जो है मेडिटेशन के कैंप होते हैं, तो इस तरह का कैंप जो इस तरह की जो शिविर जो वर्कशॉप्स हैं जो इस तरह के इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिखा जाएंगी, मुझे बड़ा ही विश्वास है। और मैं लिखती भी हूँ कुछ कविताएं, कहानियाँ वगैरह, तो उस पर एक मैं थोपना नहीं चाहती अपनी कविता, लेकिन एक रेलेवेंट है जो मेरे विचार मंथन से उठी थी, वो कुछ लिखा है तो वो मैं सुनाना चाह रही हूँ। मुश्किल दौर जो जैसा कि मैंने कहा, कितना मुश्किल है माँ बाप होना, सच बहुत मुश्किल है बच्चों को बड़ा करना। जब ये छोटे होते हैं तो लगता है काश जल्दी से बड़े हो जाएं। जब ये छोटे होते हैं तो लगता है काश जल्दी से बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि बच्चे ही ठीक थे। उम्र का नाजुक दौर, बढ़ते दायरे, बढ़ती सुविधाएं, बदलते पैमाने, कुछ दिलाओ तो मुश्किल, कुछ ना दिलाओ तो मुश्किल। कितनी होती है उलझन, संवाद के बदलते विषय, कुछ बोलो तो मुश्किल, ना बोलो तो मुश्किल। रास्ता इनको दिखाओ तो मुश्किल, ना दिखाओ तो मुश्किल। कितने प्रलोभन, कितने विचलन, स्वयं ही विचलित हो जाता मन। कितने प्रलोभन, कितने विचलन, स्वयं ही विचलित हो जाता मन। कभी यूं भी लगता है कैटरपिलर को तितली बनने में हाथ लगाने से कहीं रुक ना जाए धड़कन। कैटरपिलर को तितली बनने में हाथ लगाने से कहीं रुक ना जाए धड़कन। जैसा कि कोटा में हमारे सामने सुसाइड के बड़े सारे केसेस आ रहे हैं, वो भी बहुत विचलित करने वाले होते हैं। कैटरपिलर को तितली बनने में हाथ लगाने से कहीं रुक ना जाए धड़कन। सच माँ बाप होना है नटों का सा संतुलन। सच माँ बाप होना है नटों का सा संतुलन। तो ये सारे विचार बड़े ही जो मैंने 25 साल तक बच्चे को की अपब्रिंगिंग है, जो बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ, टीन एज के बच्चों में जो अभी उनमें उच्छृंखलता देख रही हूँ, ये सब देख के कहीं मुझे हमारी पीढ़ी की, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जिस पोस्ट पे अभी काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आपसे कुछ सीख कर मैं कुछ आगे की पीढ़ी को भी पास ऑन कर पाऊँगी। इसी अभिलाषा के साथ मैं ये वर्कशॉप कर रही हूँ। ज्योति को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और बहुत साधुवाद कि इस तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। आप सभी को जितना भी मेरे से संभव हो सकेगा मैं पूरे तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ी हुई हूँ। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।